बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमेशा पगड़ी बांध करके घूमते हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी अपना पगड़ी उतारने जा रहे हैं, वो भी मंदिर में जाकर के, अयोध्या में राम मंदिर में जाकर के। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी हमेशा पगड़ी बांधे हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी ने यह प्रण लिया था कि जब तक ने नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे, गद्दी से नहीं हटाएंगे, तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेंगी। जी हाँ, जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे, यानी कि बीजेपी विपक्ष में थे और नीतीश आरजेडी के साथ सरकार में थे, तो उस वक्त सम्राट चौधरी ने यह प्रण लिया था कि इस पगड़ी को हम तभी खोलेंगे जब नीतीश को गद्दी से हटाएंगे, जब उसको गद्दी से हटा करके ही हम इस पगड़ी को खोलेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी का सपना परमानेंटली चकनाचूर हो गया है। जहां अब ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ये प्रण लिया था कि जब तक ने नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे, गद्दी से नहीं हटाएंगे, तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेंगी। जी हाँ, जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे, यानी कि बीजेपी विपक्ष में थे और नीतीश आरजेडी के साथ सरकार में थे, तो उस वक्त सम्राट चौधरी ने यह प्रण लिया था कि इस पगड़ी को हम तभी खोलेंगे जब नीतीश को गद्दी से हटाएंगे, जब उसको गद्दी से हटा करके ही हम इस पगड़ी को खोलेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी का सपना परमानेंटली चकनाचूर हो गया है। जहां अब ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का प्रण लिया था, वही सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और अपने साथ में लेकर के। जी हाँ, ऐसे में ये तो कंफर्म हो गया है कि सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटा सकता, जिसके लिए अब सम्राट चौधरी ने इस प्रण को त्याग दिया है। सम्राट चौधरी अपने पगड़ी को राम मंदिर में जाकर के उतारने जा रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार करके अपनी पगड़ी उतारने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी का सीएम बनने का सपना परमानेंटली चकनाचूर हो गया है। लिहाजा अब पगड़ी उतारने की तारीख तय कर ली गई है। सम्राट चौधरी अयोध्या जा रहे हैं, जहां पर राम मंदिर में अपना मुंडन करा करके पगड़ी उतारेंगे। जब बीजेपी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी 2 जुलाई को अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में वे राम मंदिर में पूजा करने के बाद ही अपना मुंडन कराएंगे और फिर अपनी पगड़ी उतारेंगे। जब सम्राट चौधरी के करीबियों ने इसकी पुष्टि की है कि वे 2 जुलाई को अयोध्या जा रहे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद अपनी पगड़ी खोलने की तब कसम खाई थी जब बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी। लेकिन इसी साल की शुरुआत में नीतीश कुमार ने पाला बदला और बीजेपी के साथ चले गए थे। जब तभी सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के उनके कसम का क्या हुआ, तब सम्राट चौधरी ने कहा था कि वे पार्टी के लिए अपनी कसम तोड़ेंगे जहां और फिर भगवान राम के चरणों में अपने बाल और फिर पगड़ी समर्पित कर देंगे। नीट पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और एनडीए सरकार पर मुद्दे को डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे आप्त सचिव प्रीतम कुमार का नाम नीट पेपर लीक के आरोपियों से जोड़ा जा रहा है। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने जैसा है। अगर प्रीतम कुमार से पूछताछ करनी है तो उन्हें बुला करके सारी जानकारी ली जानी चाहिए। जो भी दोषी हो उसे गिरफ्तार करना चाहिए। जब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बोल देता हूँ, जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्र गिरफ्तार हुआ है वह बेनिफिशियरीज हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद और फिर नीतीश कुमार है। इन लोगों की तस्वीरें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सामने आई है। उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ पेपर लीक के मास्टरमाइंड की फोटो आने पर सवाल किया कि उनसे सम्राट चौधरी का क्या रिश्ता है। जहाँ एक दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके आप्त सचिव प्रीतम कुमार ने सिकंदर यादवेंद्र के लिए NHAI का गेस्ट हाउस बुक कराया था। जब विजय सिन्हा ने पूरे मामले में तेजस्वी यादव से सफाई मांगी थी। वहीं पर तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा के बयान पर कहा कि उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, वे गलत तरीके से बातों को ब्रीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है और फिर हमसे जोड़ा जा रहा है। हम तो स्पष्ट तौर पर बोल देते हैं कि जिनको जो कुछ जांच करनी है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बिहार में पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है। जी हां, बिहार में मानसून की दस्तक हो गई है, मानसून की एंट्री हो गई है। किसानों के चेहरे मुस्कुराने लगे हैं। आपको बता दें कि मानसून का प्रभाव
अररिया के फॉरबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार तक देखा गया। सीमांचल में मानसून की झमाझम बारिश भी हुई। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्णिया में मानसून की आगमन तिथि 13 जून थी, लेकिन इस बार 7 दिन की देरी हुई है। जब मानसून का प्रभाव बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्से में देखा जा सकता है, वहीं पर मानसून की वजह से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण जिले में भारी बारिश की संभावना है। मानसून का प्रभाव बिहार में बनते ही पटना सहित 30 जिलों के तापमान में गिरावट आने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी और फिर लू से राहत मिली है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि राजद और कांग्रेस की सरकारों के समय बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में सामूहिक नकल, पेपर लीक और फिर डिग्री घोटाले जैसे संगठित अपराध संस्थागत हुए हैं। आपको बता दें कि संतोष कुमार सुमन बिहार में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन। उन्होंने कहा कि नेट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों के तार आरजेडी और फिर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं। शुरुआती जांच से राजद से जुड़े सरगनाओं का चेहरा सामने आने लगा है। जहां डॉक्टर सुमन ने कहा कि 2016 में महागठबंधन की सरकार के समय टॉपर घोटाला हुआ था, जब उस घोटाले का सरगना वैशाली के विशुन राय कॉलेज का प्रिंसिपल बच्चा राय लालू प्रसाद यादव का करीबी था। बच्चा राय और लालू प्रसाद की तस्वीर वायरल हुई थी जब बच्चा राय ने एक छात्र रूबी राय को बिहार बोर्ड का टॉपर घोषित कर दिया था। बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है कि बिहार में सोलर पावर प्लांट लगाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले की रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। आने वाले समय में नवादा और फिर इसके आसपास के लोगों को भी हरित और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा। इस परियोजना का निर्माण रेस्को मोड के अंतर्गत किया जाएगा। संबंधित एजेंसी 12 महीने के अंदर इस परियोजना को पूरा करेगी। इस परियोजना से अगले 25 वर्षों तक बिहार को 3 रुपये 87 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में सौर ऊर्जा की असीमित संभावना है और फिर हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रजौली में यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे हरित भविष्य की नींव भी रखेगा। कल नालंदा, बेतिया, कटिहार, मुंगेर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और सासाराम में बिहार के सभी जिलों में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां आपको बता दूं कि कल 21 जून को योग दिवस था। इस योग दिवस के अवसर पर बिहार के लगभग सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस इवेंट में लाखों लोगों ने भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कटिहार के मनिहारी गंगा घाट से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। मनिहारी गंगा घाट में नाव परिचालन के लिए तैयार किए गए जट्टी प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में युवा योग किया है। मुंगेर में योग दिवस की अलग ही छटा होती है। यहाँ प्रसिद्ध बिहार में योग विद्यालय यानी कि योगाश्रम है, जिसके कारण शहर में इस दिन के लिए विशेष तैयारियां की गई है। मुंगेर में 1964 में स्थापित बिहार योग विद्यालय सत्यानंद योग के नाम से पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करता है। अपने ही पार्टी में अलग थलग पड़े कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आखिरकार पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई की बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने यह घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके मतभेद चल रहे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर के शुक्रवार की दोपहर राज्य कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। जब बैठक में चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की गई। जब बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए दावा किया है कि वे सिर्फ कांग्रेस के राज्य इकाई के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं तब से कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। जब पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तो फिर आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। खबर बिहार के नालंदा से सामने आई है। यहाँ पर नालंदा में एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने किशोर को पकड़ करके उसके बहरे में से पिटाई कर दी और उसके बाद हाथ पैर बांध करके उसे कड़ी धूप में छोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। यह घटना साड़े थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। दरअसल पीड़ित किशोर बिन थाना क्षेत्र के एक गाँव का रहने वाला है। गाँव से 2 किलोमीटर दूर रहने वाली लड़की के साथ पिछले 1 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब लड़की के बुलाने पर किशोर उसके घर पर पहुंच गया था,
जब लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। इसके बाद क्या था, फिर परिजनों ने लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब पिटाई के बाद लड़की की परिजनों ने लड़के का हाथ पैर बांध दिया और फिर उसे कड़ी धूप में गली में ला करके छोड़ दिया। जब ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लड़के को अपने साथ थाने ले गई, जहां पर पूछताछ के बाद पुलिस ने लड़के को छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष की तरफ से थाने में कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के साथ एक्शन लिया जाएगा। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड के फोटो वायरल होने पर सम्राट चौधरी ने अपनी सफाई दी है। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी के साथ नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का फोटो वायरल हुआ है, जिस पर अब सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। यह नीट पेपर लीक की आंच अब बिहार में राजनीतिक रंग ले रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीए पर सवाल उठाया तो आरजेडी ने भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मुख्य आरोपी और सूत्रधार अमित आनंद का फोटो जारी कर दिया, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने अमित आनंद के साथ वाला कई फोटो सोशल मीडिया पर डिलीट कर दिया। लेकिन आरजेडी का कहना है कि सभी डिलीट फोटो उनके पास है। जब नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद के साथ फोटो वायरल होने के बाद सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल तौर पर कोई किसी से मिल सकता है, लेकिन ऐसे लोगों से मेरा कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं हो सकता। जब आगे उन्होंने कहा कि मामले में सीबीआई जांच चल रही है, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने मुंगेर के तारापुर पहुंचे सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 26 जून से होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह शिक्षकों की मांग पर बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अब 26 से 28 जून को होने वाली सक्षमता परीक्षा, द्वितीय सक्षमता परीक्षा स्थगित हो गई है। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कई कारणों से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बताया जाता है कि 28 और 29 जून को हेड मास्टर भर्ती परीक्षा होनी है। यह शिक्षक सक्षमता परीक्षा और फिर हेड मास्टर भर्ती परीक्षा की तारीख टकराने की वजह से शिक्षक संगठनों ने द्वितीय सक्षमता परीक्षा को स्थगित करने की मांग बीएसईबी से की थी, जबकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसे कई कारणों से स्थगित कर दिया है। अब द्वितीय सक्षमता परीक्षा की नई तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। आपको बता दूं कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 85,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था। दोस्तों, आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बनाया है। जब कुशवाहा औरंगाबाद के सांसद हैं, जहां सांसद के रूप में ये उनका पहला टर्म है, जब वे जदयू के विधायक और फिर युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जब राजद के जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है। ये जहानाबाद से दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। जब डॉक्टर फैयाज अहमद को राज्यसभा में सचेतक बनाया गया है। संसदीय दल के नेता के पद पर अभय कुशवाहा के चयन को राजद के आधार विस्तार का प्रयास माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन ने कुशवाहा बिरादरी के साथ लोगों को उम्मीदवार बनाया था। जब राजद के अभय कुशवाहा के अलावा भाकपा माले के राजाराम सिंह की जीत हो गई है, जब दूसरी तरफ एनडीए के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। दोस्तों, आनंद मोहन ने मोदी कैबिनेट में बनिया समाज और क्षत्रिय समाज को जगह नहीं दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि ये वही आनंद मोहन है जिस पर डीएम की हत्या के आरोप लगे हैं और ये सजा भी काट चुके हैं। जय इनकी पत्नी जदयू टिकट से चुनाव लड़ी लवली आनंद शिवहर सीट से और जीत हासिल की। हालांकि लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया है और लवली आनंद के पति आनंद मोहन की नाराजगी शायद कुछ इसी ओर इशारा करता है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि इस बात को खोल करके नहीं बोले हैं, ये जरूर बोला है कि क्षत्रिय या फिर बनिया को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए बिहार से, लेकिन नहीं बनाया गया है। इस बात को लेकर के वे नाराज। उन्होंने कहा कि बनिया समाज बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन उसे केवल एक सीट मिली है। उन्होंने कहा कि बेतिया से बीजेपी के एकमात्र सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को मंत्री दल में जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्षत्रिय समाज की ताकत को उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। यह 3% होने के बावजूद भी बिहार के 5 राजपूत सांसद चुनाव जीते हैं। जहाँ उन्होंने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से किसी क्षत्रिय को जगह नहीं मिलने से समाज में नाराजगी है। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा मौका था क्षत्रिय समाज को साधने का। अगर उन्होंने एक क्षत्रिय समाज को मंत्रिमंडल में जगह दी होती तो फिर हमेशा के लिए समाज उनका हो जाता। दोस्तों, कई सारे सामान है जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं अपने घर पर, लेकिन उनमें से एक और चीज जुड़ गई है जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वह है बालू। जी हाँ, अगर आपको बालू की जरूरत है तो आप ऑनलाइन के द्वारा भी बालू मंगा सकते हैं। यही नहीं, अगर बालू आने के बाद खराब निकल जाए तो उसे आप रिटर्न भी कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में अगले महीने से ही सरकार ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा देगी। बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ये कार्य होगा, जहां ऑनलाइन खरीदा गया बालू गुणवत्तापूर्ण न होने की स्थिति में वापस भी किया
किया जा सकेगा, यानी कि सही नहीं होगा अगर बालू आपके मन मुताबिक, तो उसको आप वापस भी कर सकते हैं ऑनलाइन मंगाने के बाद। इस पूरी योजना का उद्देश्य लोगों को आसानी से उचित दरों पर बालू उपलब्ध कराना है। ये जानकारी शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री शाह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा और फिर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में 891 बालू घाट है, इनमें से 488 पीले और 403 सफेद बालू घाट है। जब मानसून को देखते हुए 15 जून से बालू खनन पर रोक प्रभावित की गई है, जब 15 जून से पहले 185 घाटों से बालू निकासी हो रही थी। चूंकि नदियों से खनन बंद रहेगा, लिहाजा सभी डीएम एसएसपी को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि अवैध खनन न हो पाए। जब मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू के अवैध खनन को लेकर के सरकार सख्त है, 4 महीने में बालू माफिया नहीं सुधरे तो फिर इसके बाद वे बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बालू से आने वाले राजस्व को दोगुना किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में सुधार को नई नियमावली बना रहे हैं। अगर आप बिहार में रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि बिहार में 1339 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले ही पूरा करें। इस पद के नाम के बारे में अगर बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन वारियर्स डिपार्टमेंट स्पेशलिटी के पद पर भरे जाएंगे, जहाँ और पदों की संख्या 1339 है। योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के द्वारा होगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। वहीं पर आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अगर पूछा जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 जून 2024 से लेकर के 26 जून 2024 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बताया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की यानी कि बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को देखें और पढ़ें। वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in/। इस वेबसाइट पर जाकर के आप सारा चीज कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में जितने भी आरजेडी के विधायक हैं सभी को अल्टीमेट दे दिया है कि 2 महीने में जमीन पर अगर नहीं दिखा काम तो आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कट जाएगा आपका। जी आरजेडी के टिकट से जो भी विधायक बने हैं वो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको अपना काम दिखाना होगा और एक्टिव रहना होगा अपने क्षेत्र में। अगर नहीं रहते हैं, नहीं दिखाते हैं काम, तो फिर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 2024-25 चुनाव में उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये सीधा अल्टीमेट तेजस्वी यादव ने दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने विधायकों से 2 टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में आपसी खींचतान से पार्टी को नुकसान हुआ है। जब पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है, चेतावनी दी है कि आप लोग 2 माह के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्र में संगठित होकर के जुड़े और कमियों को दूर करें। अगर ग्राउंड पर आप लोगों का काम नहीं दिखता तो 2025 के चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने ये बातें अपने सरकारी आवास पर दल की एक अहम मीटिंग में बैठक में कही है। शुक्रवार को हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम फीडबैक ले रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में हमें जीतना है, इससे कम पर कोई भी समझौता नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट बढ़े, हालांकि अपेक्षित सीटें हासिल नहीं हो सके, इस चिंता की बात है। 2004 के चुनाव में इससे कम वोट पाने के बाद भी 22 सीटें और फिर 2019 के चुनाव में 4 सीटें जीती थी। दोस्तों, बिहार पुलिस की विश्वसनीयता खतरे में है। जहां बिहार पुलिस की जो साख है वो अब डूबती जा रही है, क्योंकि जब बिहार पुलिस ही लूटपाट शुरू कर दे तो जनता का भरोसा तो तार होगा ही। ऐसा ही एक मामला बिहार के गया जिला से सामने आया है, जहां पर पुलिस ही लुटेरा बन गई। जब बिहार पुलिस लुटेरा बन गई, गया एसएसपी ने एक लूट मामले का खुलासा करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक एसटीएफ का भी जवान है। दरअसल 19 जून को एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए लूट लिए थे, जहां पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज कराया था। जब जांच शुरू हुई तो फिर इसमें 3 पुलिसकर्मी ही लुटेरा निकले। जी हाँ, पुलिस वाले ही लुटेरा। जो जनता के रक्षक हों, अगर वही भक्षक बन जाए तो फिर आखिर जनता जाए तो जहाँ जाए कहाँ, विश्वास करे तो करे किस पर। आपको बता दें कि गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया है कि बोध गया के रहने वाले रवि कुमार से पहले भी पैसे दोगुने करने के नाम पर 50,000 रुपये लिए गए थे। जब 5 दिन के अंदर ही ठग के सदस्यों ने 50,000 के बदले 70,000 दिए। फिर 6 महीने बाद ठग ने एक बार फिर से रवि को पैसे दोगुने करने के नाम पर कॉल किया और फिर गया के गांधी मैदान के पास बुलाया गया। जब वो पैसे लेकर के पहुंचा तो फिर वहां पर 3 व्यक्ति ने जो पुलिस की ड्रेस में थे उसको डरा धमका करके लूट लिया।
दोस्तों बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दूं कि बिहार में गंगा, महानंदा, कोसी नदी फुल हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इन सभी नदियों के जलस्तर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। गंगा एवं महानंदा नदी के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है। आपको बता दूं कि गंगा एवं महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण प्रत्येक वर्ष कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में बाढ़ से तबाही मचती है। वहीं पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से तबाही मचती है। सुपौल, भागलपुर में भी तबाही का आलम देखा जाता है। आपको बता दें कि बाढ़ के दौरान आवागमन, पशु स्वास्थ्य, चारा सहित कई तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जब मध्य जून में यानी कि 20 जून से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। जब पिछले 24 घंटे में महानंदा नदी के जलस्तर में 46 सेंटीमीटर तथा गंगा के जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जी हाँ, इसलिए नदियों के जलस्तर में वृद्धि से नदी के तटवर्ती मेघू टोला, कीर्ति टोला और बाकी कई सारे टोला में पानी घुस चुके हैं। जब पानी जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। हालांकि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गंगा नदी में जहां पर आंशिक वृद्धि हुई है, वहीं पर गंगा नदी का जलस्तर 22.95 मीटर दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के बीच युद्ध रुकवा देते हैं तो फिर वे देश में परीक्षाओं के प्रश्न पेपर लीक होने से रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी पर ये तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कसा है, जब उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हजारों छात्रों ने पेपर लीक की शिकायत की थी। अब देश में नीट और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हैं। यह दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन वे पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं, या फिर वे पेपर लीक रोकना ही नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में व्यायाम घोटाला हुआ, जिसे नरेंद्र मोदी पूरे देश में फैला रहे हैं। यह पेपर लीक का कारण है कि बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिजर्व नहीं होगा, पेपर लीक चलता रहेगा। जब पेपर लीक एक एंटी नेशनल गतिविधि है, क्योंकि इससे युवाओं को जबरदस्त चोट पहुंचती है। इसलिए पेपर लीक के जिम्मेदारों को पकड़ा जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या वे संसद में नीट मुद्दा और फिर यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का मुद्दा उठाएंगे, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि देश में पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। इन पेपर लीक का सीधा असर 1,75,00,000 अभ्यर्थियों पर पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में इनकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। अगर वे क्लीन चिट देते हैं तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है, जब उनकी विश्वसनीयता शून्य है। सभी जानते हैं कि भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। जिन्होंने कहा था कि अब लोगों को यह स्पष्ट हो गया है कि हम एक आपदा पर बैठे हैं और हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो पंगु है। ये एक गहरा राष्ट्रीय संकट है। मैंने प्रतिक्रिया की क्षमता भी नहीं देखी है। दोस्तों, शिक्षा विभाग का नया फरमान सामने आया है। अब शिक्षा विभाग को जनता दरबार लगाना पड़ेगा। जनता दरबार लगा करके शिकायत सुननी होगी शिकायतकर्ताओं की और उससे निपटारा करना होगा। ये शिक्षा विभाग को ये करना पड़ेगा। ये नया सिस्टम लागू किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी नए आदेश से पूरे विभाग में हरकत मचा हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए फरमान के अनुसार अब प्रखंड और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी शिकायत की सुनवाई करेंगे। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को इस आदेश से सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने बिहार भर के जिला और फिर प्रखंड से जुड़े हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नया आदेश जारी किया गया है। जैसे शिक्षा विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में अब प्रखंड और फिर जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी परिवादों की सुनवाई करेंगे। जब अधिकारी कार्य अवधि के दिन सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाना तय करेंगे। इसकी रिपोर्ट भी मुख्यालय को देनी होगी। जिला पदाधिकारी स्तर के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सप्ताह में बुधवार को अपराह्न 4 से 5 बजे तक परिवादों को सुनेंगे। उनके लिए ये समय निर्धारित कर दिया गया है। प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न 4 से 5 बजे तक शिकायत सुना जाएगा। इसमें प्रखंड स्तर पर मंगलवार को परिवाद का समाधान नहीं होने पर शिकायतकर्ता बुधवार को जिला स्तर के अधिकारी के पास जाकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं। बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर के 65% करने को नीतीश सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद से ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। वहीं पर अब इस मामले में राजद ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने की बात कही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मामले को लेकर के कहा कि कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और वे और ज्यादा सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मनोज झा ने दावा किया है कि फैसला उनके पक्ष में ही होगा। मनोज झा ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी
यादव के कार्यकाल में जो आरक्षण के दायरे में बनाया गया था उस पर जो रोक लगी है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय को मंजिलों को हासिल करने में। उन्होंने कहा है कि हमें याद है तमिलनाडु को बहुत वर्ष संघर्ष करना पड़ा था, जब हम भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम रुकवाने को उत्सुक हैं। मनोज झा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने हर सभा में कहा था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, लेकिन ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। मनोज झा ने कहा है कि केंद्र की सरकार में नीतीश का अहम योगदान है। ऐसे में हम आग्रह करेंगे कि वे अपनी झोली लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के पास जाएं और वहां से उसके लिए संघर्ष करें और आरक्षण को फिर से लागू करवाएं। एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है। मुजफ्फरपुर में अपने घर से राशन लेने के लिए निकली 12 वर्षीय नाबालिग अचानक लापता हो गई। इसके बाद परिवार वालों के होश उड़ गए। हालांकि कई जगह सीसीटीवी में नाबालिग की तस्वीर भी देखी गई है। जब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दूं कि पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र के बेरिया गोलंबर के पास स्थित साहू कॉलोनी की है, जहाँ पर अहले सुबह 12 वर्षीय नाबालिग अपने घर से राशन लेने के लिए किराना दुकान को निकली थी, जिसके बाद काफी देर बाद भी वो वापस घर नहीं लौट पाई। तो फिर परिवार वालों को चिंता सताने लगी, जिसके बाद परिजन नाबालिग की खोज में निकल पड़े। जब नाबालिग के परिजनों ने किराना दुकान पर जाकर के उसके बारे में पता किया तो फिर पता चला है कि वे काफ़ी देर पहले दुकान से राशन लेकर के अपने घर के लिए निकल चुकी है। इसके बावजूद भी वो अपने घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ गई है और फिर वे नाबालिग की खोज में निकल पड़ी है। दिल्ली के आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन पर शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। जब पत्थरबाजी में B5 कोच की 2 खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। यूपी के गोड्डा में 12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। यह यात्रियों के द्वारा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। रेलवे के अधिकारियों ने भी मुजफ्फरपुर जंक्शन को घटना की जानकारी दी गई। जहाँ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद स्टेशन डायरेक्टर ने घटना की जानकारी ली। जहाँ RPF ने कोच अटेंडेंट का बयान दर्ज कर लिया है और फिर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, पटना के ट्रांसपोर्ट नगर जकड़िया में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस मामले में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से शराब बनाने का सामान, विभिन्न ब्रांड की खाली बोतलें, रैपर और लाखों रुपए का शराब बरामद हुआ है। जहां होम्योपैथिक दवा और फिर फिनाइल बनाने के नाम पर नकली शराब बनाई जा रही थी। जहां आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया है कि बुधवार को गुप्त सूचना मिली थी कि जकड़ियापुर में एक जगह पर नकली शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। जब सूचना मिलने के बाद टीम रात में ही उस स्थान पर पहुंच गई और फिर गोदाम से सामान निकालने के पहुंचे तो फिर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में लगभग 72 घंटे से बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं रहने के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रही है। जब सैकड़ों की तादाद में पूरे नगर पंचायत के अलग अलग जगहों में लोगों ने जम करके धरना प्रदर्शन किया। जब सैकड़ों लोगों ने ठाकुरगंज DDC मार्केट से मस्तान चौक तक बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर दूसरी तरफ भात डाला चौक स्थित राम जानकी मंदिर के पास लोगों ने बिजली विभाग के विरोध में टायर जला करके जम करके विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल भी उपस्थित रहे। इधर सूचना मिलते ही ठाकुरगंज पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच करके लोगों को समझा बुझा करके धरना प्रदर्शन को खत्म करवाया। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया है। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीते 3 दिनों से बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग उपभोक्ताओं को अब तक बिजली सप्लाई नहीं दे पाई है। इससे सैकड़ों लोग आक्रोशित होकर के जुलूस निकाल करके विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी और फिर जदयू पर हमला बोलते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पेपर लीक कांड में जिस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है वह राजद या फिर जदयू के नजदीक हैं। इस मास्टरमाइंड से राजद के शीर्ष 1 to 3 जबकि जदयू के निचले श्रेणी के नेताओं से संबंध है। इस मामले में दोनों ही खेमे के नेताओं के कॉल डिटेल्स और फिर मोबाइल लोकेशन की जाँच हो तो फिर पेपर लीक की गुत्थी सुलझ जाएगी। जब बिहार में सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष दोनों ही खेमे के नेताओं से मिलकर के बिहार के होनहारों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। 690 मार्क्स लाने के बावजूद भी इतनी हाई कट ऑफ कर दी गई है कि कई स्टूडेंट्स के सपने पर पानी फिर गया है। ये एक तरह का मर्डर है। इसमें दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसमें डेथ पेनल्टी की जरूरत है। ये पेपर लीक पक्ष और फिर विपक्ष दोनों की मिली भगत से हुआ है। इसमें जो गिरफ्तारी हुई है सत्ता
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे से इसका संबंध है। ऐसे में हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंच की ओर से जांच किया जाए या फिर जेपीसी से इसकी जांच कराई जाए ताकि इस मामले का सच सामने आ सके। ये कहना है पप्पू यादव का। एक शादीशुदा जोड़ा अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए ससुराल गए थे। इधर बंद घर में चोर ने डाका डाल करके 50 लाख के गहने और नगद चुरा ले गए। मामला बिहार के नालंदा जिला से सामने आया है। जहां बिहार के नालंदा जिला में चोरों का आतंक देखने को मिला है, जब चोरों ने बंद पड़े घर से लाखों रुपए के गहने और फिर नगद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना की जानकारी तब हुई जब पीड़ित परिवार घर वापस लौटे, जिसके बाद सभी ने देखा कि घर पर सभी कुछ बिखरा पड़ा है। जब बिहार थाना क्षेत्र के मलहर बिजली गली निवासी अर्जुन कुमार सिन्हा के पुत्र सूर्यकांत सिंह रविवार को गया अपने ससुराल में ससुर की शादी की सालगिरह मनाने पूरे परिवार के साथ गए। यह बताया जाता है कि घर पर कोई भी नहीं था। जब चोरों ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और फिर बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो फिर घर का नज़ारा देख करके हैरान रह गए। या उसके बाद उन्होंने काफ़ी जगह की तलाशी ली तो फिर देखा कि घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और फिर अलमारी का ताला भी तोड़ा गया था। अलमारी में रखे गए 70,000 नगद और फिर 50 लाख रुपए के गहने गायब है, जबकि बाकी सभी सामान सुरक्षित है। जहाँ घर पर कोई भी नहीं था, चोरों ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया। जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो फिर घर का नजारा देख करके सब हैरान रह गए। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मानसून बिहार में प्रवेश कर गया है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने 22 जिलों में बारिश और फिर ठंड का अलर्ट जारी किया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, जबकि बक्सर, रोहतास, कैमूर, पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, बांका, समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा में हल्की बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि इन जिलों में कुछ स्थान पर हल्की तो फिर कुछ स्थान पर गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। या साथ ही साथ इन जिलों में 1-2 स्थान पर ठंड का गिरने की भी आसार हैं। इसलिए खराब मौसम के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी न जाएं। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो आज से बिहार के कई जिलों में बादलों का आना जाना शुरू हो जाएगा, जब वहीं पर अगले 2 से 4 दिन के अंदर पूरे बिहार में मानसून की दस्तक हो जाएगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दोस्तों, मानसून के प्रवेश के साथ ही अब दक्षिण बिहार में भी मानसून की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, राजधानी पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और अभी भी हुई है। इससे पहले रात से ही शुरू हुई तेज ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया था। वहीं पर वर्षा के पहले कई जगह आंधी का भी असर दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा भी सप्ताह भर से जारी भीषण गर्मी से तपते बदन को राहत दे रही थी। जब मौसम वैज्ञानिकों के माने तो अब यहाँ लगातार होने वाली बारिश के साथ बीते सप्ताह से जारी भीषण गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले पर तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम का नाम सामने आने के बाद आरजेडी अब इसमें बचाव की मुद्रा में आ गई है। शुक्रवार को आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ये सब स्टंट है और उन्होंने कहा कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सारी कोशिशें मुख्य आरोपी को बचाने में हो रही है। और उन्होंने कहा कि देश के 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ध्यान भटकाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कहते हैं कि तेजस्वी के निजी सचिव ने पत्र लिखा है जिसके आधार पर गेस्ट हाउस बुक हुआ है। वो बताएं कि पत्र कहां से आया, हमारे पास तो नहीं है। जब मनोज झा ने कहा कि ये पूरी साजिश एक काबिल सरकारी अफसर को बदनाम करने के लिए रची गई है, जो सरकार झूठ और फिर पाखंड है। और उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लगातार कहते रहे हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जब ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब परीक्षा रद्द होने के बाद जिन 25 लाख बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसके लिए सीधे सीधे देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, जब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी तेवर दिखाए और कहा कि प्रधानमंत्री एग्जाम वॉरियर लेकिन वास्तव में वे लीकेज वॉरियर है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण को खत्म करने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है। जब उन्होंने कहा कि हम आहत हैं, हमें पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि बीजेपी आरक्षण को रोकने की कोशिश करेगी। जब हमने चुनाव के दौरान पहले ही कहा था कि बीजेपी वाले आरक्षण के खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको पता ही होगा कि जब हमने जाति आधारित सर्वे कराया तो फिर बीजेपी के लोगों ने इसे रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की।
लेकिन अंत में हमारी जीत हुई। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस पर चुप क्यों है। हालांकि अब भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पिछड़ों, दलितों और फिर आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए, इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बिहार की जनता को न्याय दिलाएगी। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया है। जब लालू प्रसाद यादव का मतलब आरक्षण विरोधी है, वे अपराध के समर्थन थे और वे गुंडागर्दी के प्रतीक थे। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि पूरे बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं और 40 सांसद हैं। इस बार जो जीते हैं 40 सांसद जीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन 40 सांसदों में सबसे अमीर सांसद कौन है और सबसे गरीब सांसद कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा पैसा किन सांसद के पास है और सबसे कम पैसा किस सांसद के पास है? नहीं पता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे अमीर सांसद वीणा देवी है, जबकि सबसे गरीब सांसद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है। वहीं पर कमाई के मामले में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद सबसे आगे है। यह चुनाव में राजनीतिक दल और फिर उम्मीदवारों की संपत्ति, क्राइम पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने नामांकन के शपथ पत्रों से रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट के मुताबिक वैशाली के सांसद वीणा देवी सबसे बड़ी कर्जदार भी है। इसके अलावा 40 में से एक सांसद साक्षर और एक 8वीं और फिर 3 10वीं और 12वीं पास है। यह 50 साल से कम उम्र के 9 और 50 साल से ऊपर की 31 सांसद हैं। यह सबसे ज्यादा संपत्ति वाले सांसदों में 46 करोड़ के साथ वीणा देवी है। जी हाँ, वीणा देवी पहले स्थान पर है, उनके पास 46 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं पर 40 करोड़ के साथ रविशंकर प्रसाद दूसरे स्थान पर है और 29 करोड़ के साथ संजय जायसवाल तीसरे नंबर पर है। वहीं पर सबसे कम संपत्ति वाले एमपी में 30 लाख के साथ जीतन राम मांझी पहले हैं, जहाँ 90 लाख के साथ सुदामा प्रसाद दूसरे और 1 करोड़ 22 लाख के साथ अजय मंडल तीसरे नंबर पर है। कर्जदार में 16 करोड़ 47 लाख देनदारी के साथ वीणा देवी है, यानी कि वीणा देवी पर 16 करोड़ 47 लाख रुपए कर्ज है। वहीं पर 5 करोड़ 73 लाख रुपए के साथ सुधाकर सिंह दूसरे नंबर पर और 5 करोड़ 46 लाख के साथ राजभूषण चौधरी तीसरे पायदान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की कमाई के हिसाब से रविशंकर प्रसाद 3 करोड़ 81 लाख आय के साथ सबसे आगे है। उधर सांसदों की पार्टी के हिसाब से औसत संपत्ति देखें तो फिर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के 5, एमपी के पास औसतन 13 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बिहार के किसानों को हीट वेव से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है कि बिहार में मानसून प्रवेश कर गया है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। जब मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून मालदा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया और रक्सौल होते हुए आगे बढ़ा है। IMD ने बताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन 20 जून यानी कि गुरुवार को बिहार में हुआ और फिर मानसून का प्रभाव बिहार के उत्तर और फिर पूर्वी हिस्सों में देखा जा सकता है। मानसून मालदा, भागलपुर और रक्सौल से होकर के आगे बढ़ रहा है। ये खबर सुनकर के बिहार के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने औरंगाबाद, रोहतास, भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही मेघ गर्जन एवं बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। IMD यानी कि मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में मानसून की शुरुआत होने से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ेगी और फिर तीव्र वज्रपात और फिर आंधी तूफान की संभावना है। IMD मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार के कुछ जिलों में वज्रपात और फिर तेज आंधी के चलने की संभावना है। इससे बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पर इसके कारण जान माल की हानि होने के साथ साथ निचले स्तरों विशेष करके कोसी महानंदा क्षेत्रों में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित एवं नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान लोगों के लिए कुछ चेतावनी भी जारी की गई है, जहाँ लोगों को उचित सावधानी एवं सुरक्षा उपाय बरतने की सलाह दी गई है। जब बिजली चमकने या फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने पर किसानों और फिर अन्य लोगों को पक्के घर में शरण लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पैरों के नीचे नहीं रुकने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर लगातार नीट पेपर हमले के आरोपों से घमासान मचा हुआ है। RJD नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम नीट पेपर लीक से जोड़ने पर अब राजद ने पलटवार किया है। RJD ने पेपर लीक को लेकर के भाजपा और JDU पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजद ने नीट पेपर गड़बड़ी के लिए भाजपा और JDU को जिम्मेदार ठहराया है। राजद ने X पर पोस्ट करते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिनको लेकर के दावा किया जाता है कि नीट परीक्षा में भाजपा और JDU का कनेक्शन है। यह भाजपा सहित 3 राज्यों बिहार, गुजरात और फिर हरियाणा में नीट पेपर लीक हुआ है। जब तीनों ही जगहों पर भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आई है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि कहीं कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि विपक्ष और फिर लाखों अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। जहां नीट पेपर लीक मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने सिकंदर यादवेंद्र के लिए एक कमरा बुक किया था, जिसका नाम उन उम्मीदवारों में से एक ने लिया था जिन्होंने परीक्षा में नकल करने की बात कबूल की थी। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए आरक्षण सीमा को खत्म करने पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पटना हाईकोर्ट का है और इसके खिलाफ सरकार को उच्च न्यायालय जाना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के साथ ही अपना तिरकम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि यह संदेह पहले से ही था। भाजपा कभी भी नहीं चाहती है कि गरीबों को आरक्षण मिले। हकीकत यह है कि भाजपा जाति आधारित गणना के भी खिलाफ थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर देश में जाति आधारित गणना सरकार क्यों नहीं करवा रही है। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि सरकार को पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नहीं तो फिर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि वीआईपी जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी के पक्ष में है। मुकेश सहनी ने कहा है कि विपक्ष शुरू से ही इसे शेड्यूल 9 में डालने की मांग करता रहा है, लेकिन अब तक 9 महीने हो चुके हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने इस काम को पूरा नहीं किया है। उन्होंने नीतीश कुमार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर जाकर के सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। आपको बता दूँ कि इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आपका भी दिया जाता है, अगर आप उसी खबर को फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4 मिनट 5 मिनट ले लिया जाता है। कम से कम तो 3 मिनट ही लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। ऐसे में अगर आप अपने समय की कीमत समझते हैं, अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं, तो आप अभी केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसमें बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। जी, अकाउंट बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ मैसेज कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। बहुत सारी सुविधा दी गई है। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ अकाउंट बनाना तो कतई नहीं भूलिएगा। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।